हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट्स और उनके डायमेंशंस फार्मूले हम कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ मैंने कांस्टेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लिख दिए। जितनी आपकी चॉइस हो देख लेना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब डिस्कस करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट हम देखें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट या कॉमनली नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये रिलेशन आपने यूनिट क्लासेस में देखा होगा। न्यूटन ने क्या हमें बताया कि देयर आर टू मासेस। अगर कोई भी दो मास है हमारे पास m1 एंड m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इनके सेंटर में डिस्टेंस कितना r, इनमें अगर अट्रैक्शन हो रही है तो क्या होगा, देयर वुड बी अट्रैक्शन ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडीज। दो बॉडीज़ हैं उनमें अट्रैक्शन होगी ड्यू टू मास। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल क्या है, अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है बिकॉज हमारा कुछ मास है, अर्थ का बहुत ज़्यादा मास है ना। तो यहाँ पर अट्रैक्शन में काफ़ी ब्रॉड वे में दिखती है ना, लास्ट व्यू में। तो क्या हमने देखा, सो न्यूटन ने बताया कोई भी दो मास हमारे पास उनमें अट्रैक्शन होगी ड्यू टू देयर मास। उसने ग्रेविटेशन लॉ दे दिया हमें ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो क्या कहता है, हमें फोर्स आती है ऐसे जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। किसी दो बॉडीज़ में क्या अट्रैक्शन होगी, और इस फार्मूले से वो उसने गिवन कर दी। मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द अट्रैक्शन, मोर द डिस्टेंस लेसर विल बी द अट्रैक्शन। सो ऐसा एक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल आपके लिए ऐसा फार्मूला है। यहाँ पर ये हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप देखो ई को सेपरेट करते हो, यहाँ पर ई क्या जगह से एफ इस तरफ चल गया आर स्क्वायर आता ना। ये बात करनी है आपको। कई बच्चे मेरे जैसे होते हैं उनको ये भी स्टेप नहीं पता चलता, तो ऐसे ही कर लो। एफ आर स्क्वायर इधर चला गया, m1 m2 नीचे आ गया। अब इसी बात को रिवर्स कर दो ऐसे, जी एफ आर स्क्वायर m1 m2, ये हमने सेपरेट करके रख लिया इसको। अब इसके डायमेंशन फार्मूला में लिखना है, तो सभी का डायमेंशन फार्मूला आप लिख दो यहाँ पर। m1 L1 t-2 आ गया, ये हमारे पास L2 आ गया यहाँ पर, नीचे से m2, एक मास और एक है ना, 1 × 1 2 यहाँ पर आ गया ऐसे, 1 + 1 2, दो पावर आ गई ना इसकी। तो क्या देखो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बनता है इसका, m1 - 2, ये ऊपर चला गया माइनस हो गया 2, L1 ये और 2 प्लस हो गया, L1 + 2 पावर से ऐड हो रही, ऐसा हमें दिखाई दे रहा। सो m-1 L3 t-2 आपने खुद से चेक करना एक बार। सभी की वैल्यू आपने फिल कर दी, डिमेंशंस फोर्स की m1 L1 t-2 L स्केल्स की। अब देखो करेक्शन करके, तो दैट इज़ फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कौन सा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसका डायमेंशन फार्मूला इस फार्मूले से हम ड्राइव करना आसानी से हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको रब कर रहा हूँ मैं, देख लो। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे ज़्यादातर हम स्मॉल s से डिवाइड लिखते हैं। अब इसे करने से पहले हमने इसका याद रखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का। पहले आप देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ये हमने डिस्कस नहीं किया कि मैंने संभाल के रखा इसी टाइम के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम से फिनोमेना इज हैपनिंग, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। मेरी हार्ट बीट है, मैं चेक करूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं देखूँ पर यूनिट टाइम में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है, दैट विल गिव अस द फ्रीक्वेंसी। एक दिन में आप कितनी चाय पीते हो, तो 3 कप्स ए डे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टी टेकन बाय यू पर डे। तो एक नंबर की बात हो रही है जो यूनिट टाइम में हो रहा है हमारे पास, तो इसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अगर मैं कह दूँ पर यूनिट टाइम, कुछ ऐसा आएगा हमारे पास।
ये काउंटिंग हो रही है और टाइम के पास आ रहा है, तो ऐसा आ जाएगा हमारा उसको रिलेशन, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादातर हम न्यू से, ये सिंबल क्या है, न्यू, और यहाँ पर टी क्या हमारा, टाइम पीरियड। ऐसा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड क्या, ये क्या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम है, और ये क्या टी के हमारा एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, एक हार्ट बीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। सो इनका आपस में रिलेशन ऐसा आता, न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये टाइम का इन्वर्स है। तो इसका क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, इसका होगा 1/t, तो क्या बन गया t-1, ऐसा आता है इसका। ज़्यादा लिखना हो तो m0 L0 t-1। तो ये है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला। आप लिख लो अलग से कहीं से, आपने याद रखना, जहाँ फ्रीक्वेंसी है इट मीन्स वी आर क्या, देयर टू टेक डायमेंशन इसकी टी इनवर्स, तो t-1 डायमेंशन इसकी, तो ये आपने याद रख लिया। चलो इसे साइड में लिख लो कहीं। अब आ जाइए हम डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक। प्लैंक बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, आप देखोगे जब आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, तो कैसे जब हमारी फिजिक्स के बेसिक्स चेंज हो गए, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फिलहाल हमें एक रिलेशन इसका पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय दिस। बढ़ोगे रेडिएशन के बारे में, तब देखोगे आप उसकी एनर्जी ऐसे रेट कर रही है। ये हमारे पास क्या है एनर्जी, ये क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी। चलो अब हमने क्या करना, h को अलग कर देते हैं। h क्या आएगा, E/न्यू, आसान ऐसे ही करना, ये न्यू यहाँ से डिवाइड होगा आकर। फिर हम देखें h का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना, तो E का फिल करना पड़ेगा। E क्या, एनर्जी m1 L1 t-2। अब इसका क्या, t-1 आया याद, फ्रीक्वेंसी का t इनवर्स, तो क्या होगा m1 L1 t चला गया ऊपर, सॉरी ये L1 नहीं, यहाँ L2 आना है, ये फोर्स बन गया, ये एनर्जी है, पता है हाफ m/v², m और v का स्केयर, l का स्केयर, t का स्केयर। तो ये करेक्शन कर लो आप, यहाँ पर 2 एनर्जी की बात हो रही है, मैंने जल्दी से फोर्स लिख दिया था गलती से, तो ये देखो आप t-1, सो -1 ऊपर जाकर क्या +1 बन गया, तो क्या बन गया इसका m1 L2 t-1। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अब जो नेक्स्ट वाले सभी हैं, इनमें टेम्परेचर का आएगा साथ में, इसमें m/L/T के अलावा एक टेम्परेचर की बात भी होगी। तो जहाँ तक ही मैं बताया जाता है कि यूनिवर्सल गैस को कर लो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कर लो आप, और एक प्लैंक्स कांस्टेंट कर दो, ये बात ख़त्म हमारे लिए। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो फार्मूला आपको याद हो, इसे शॉर्ट में हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, ज़्यादातर कैपिटल आर से लिखा जाता है ना। तो एक रिलेशन ऐसा था, PV = nRT, ऐसे आता है ना। ये क्या है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है ऑफ द गैस, ये क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये है गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर। तो देखो क्या लिखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा याद रखना ऐसे, ये प्रेशर है, ये क्या हमारे पास वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये क्या है गैस कांस्टेंट, इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये क्या है टेम्परेचर। राइट, अब इनमें आपको देखना, हमने क्या फाइंड करना, आर तो कर लोगे, PV इस तरफ क्या आ जाएगा, N भी नीचे आ गया, T भी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आर, इसे हम ऐसे लिखते हैं घुमाकर। डायमेंशन फार्मूला आर का फाइंड करना है, तो P का बताना पड़ेगा आपको, सारे का लिखना शुरू करें P का। पहले आप रिलेशन लिख दो, कई बच्चे इस स्टेप पर आकर ऐसे पहले लिख दिया आपने PV/N/T, ओके। अब
नेक्स्ट देखें इसका डायमेंशन फार्मूला। प्रेशर का क्या याद आया आपको? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं प्रेशर का याद नहीं रखता अपने मन में, तो आप भी कोशिश करना, नहीं याद तो मेरे जैसे कर लो। एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का आ गया, ये बता मैं यहाँ से L2 आ गया, तो क्या देखा? M1 L माइनस वन टी माइनस वन, ऊपर है 2 माइनस 2 हो गया, ऐसे आना था। तो मैंने याद रखा मन में, अपने रफ में ऐसे करके देख लिया कि प्रेशर कैसा होता। तो क्या आ गया? M1 L माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास प्रेशर का। अब वॉल्यूम का क्या होता है? L क्यूब। आया याद? वॉल्यूम का किया था हमने। N क्या नंबर है? दिस इज डिमेंशनलेस, इसकी कोई डिमेंशन नहीं है। तो T, अब T की डिमेंशन की कंट्रोवर्सी हो जाती कई बार। कई बुक्स वाले क्यू से लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं ऐसे? ज़्यादातर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, M क्योंकि ट्रेडिशन था हमारा, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। जो बाकी की रह गए हमारे पास कितने 4 रह गए, उनके बारे में जो उनका ऐसा यूनिट है, जैसे केल्विन का K, एम्पियर का A, उनको आप लिखना शुरू करो। बट अभी भी कई बुक्स में हीट को क्यू, टेम्परेचर को T क्यू से लिख देते हैं, और जब करंट आ रहा है उसे I से लिख देते हैं। जबकि हमें लिखना क्या चाहिए? इसकी जगह K यूज़ करें, इसकी जगह A यूज़ करें। ये इसकी जो ऐसा यूनिट है उनको डिमेंशन की जगह पर रख सकते हैं आप। तो मैं तो K को रखूँगा, ठीक है। फिर भी कई बार आप बुक में पढ़ें तो डरना नहीं है आपने, जैसे भी बुक हैं या आपके टीचर स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि मैं तो क्यों ही मानता हूँ, तो आप जो कहें वैसे मान लेना उनकी बात। तो ये तो नंबर हो गया। ये T की जगह मैंने क्या फिल कर दिया? K फॉर केल्विन, ठीक है। डिमेंशन जब नहीं है तो वहाँ पर K, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। हमने 3 पढ़े थे MLT, अब ये K भी उसमें चला है, बिकॉज वी आर देयर टू टॉक अबाउट टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो अब देखो क्या बनेगा हमारा M1। अब जल्दी से करो, -1 + 3 क्या हो जाएगा? 2 L2। आपने जब थोड़ी स्पीड बना लेनी अपने यहाँ से प्रैक्टिस करके, -2, और यहाँ पर ये ऊपर चला गया तो K -1, ठीक है। M1 L -1 + 3, ये 2 बन गया, ये -2 है, और ये K ऊपर जाकर -1 आ गया। तो ये भी काम आसान था। R आपने फाइंड कर लिया, डायमेंशन फार्मूला। तो देखो कैसा आ रहा हमारे पास, ये ऐसी सारी एनर्जी आ गई, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर है ना, वैसे ही बन रहा है। वैसे ही आप जा रख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर का जो है वही इसका है। R के बारे में आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं स्टीफन कांस्टेंट। ये सारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे इनके बारे में हल्का का। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, आप ये डिमेंशन फार्मूले अभी तो शुरू हुए हैं ना, जैसे आप चैप्टर पढ़ते रहोगे वैसे वैसे आप नए नए फार्मूले आप खुद बना सकते हो। तो डरना नहीं, बिल्कुल बुक को देखकर ये कहाँ से आगे नहीं जो समझ आते छोड़ दो। जब चैप्टर आएगा दैट विल बी डिस्कस इन डिटेल, तो वहाँ पर उसका फार्मूला जब आ जाएगा तो आपको समझ आ जाए कौन सा फार्मूला है, तो आप वहाँ से खुद बना सकते हो। चलिए आप देखें स्टीफन कांस्टेंट। ऐसे ही आप एक रिलेशन पढ़ोगे, एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी, आप पढ़ोगे ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ोगे, ऐसा रिलेशन आएगा कि बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है, कैसे? टेम्परेचर की पावर 4 उसके प्रोपोर्शनेट होती है। तो वहाँ पे हमने कांस्टेंट आ गया सिग्मा हमारा। तो ये हमारे पास हमारा कांस्टेंट है स्टीफन कांस्टेंट। ये क्या है? एनर्जी है, और ये क्या हमारा टेम्परेचर है। तो अलग से सिग्मा क्या आ गया हमारे पास? E/T की पावर 4। तो अगर फार्मूला याद हो तो कितना आसान आपके लिए। अब डिमेंशन फार्मूला क्या एनर्जी का? M1 L स्क्वायर T - 2, टेम्परेचर की पावर 4, कुछ भी नहीं, M1 L2 T - 2 K - 4। तो ऐसे हमारे पास एक कांस्टेंट और आ गया जिसकी डिमेंशंस तो हैं और उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो इसमें क्या K की पावर -4, कई बार Q लिखा होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में, समझ आ गई आपको बात।
सो अनदर कांस्टेंट ऐसे आ गया वीन्स कांस्टेंट। ये भी देख लो जल्दी से। एक और रिलेशन पढ़ोगे आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, ऐसा अगर ये कांस्टेंट है बी हमारे पास जो लैम्डा टी है, आप पढ़ोगे लैम्डा क्या है, एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इसे अलग से लिख लो कहीं। तो रेडिएशन के बारे में पढ़ोगे आप, वेवलेंथ क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही है। जैसे मान लो ऐसे कोई जा रही है ना, डिस्टर्बेंस है, ऐसे मैं लिख दूँ, पढ़ोगे आप ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ये एक वेव जा रही है, इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, इसे हम ट्रफ कहते हैं, या इन दोनों के बीच में आप फाइंड आउट कर लो, ऐसे भी हम करते हैं। सो बेसिकली आपने ख्याल रखा एक लेंथ की बात हो रही है। ये क्या, लैम्डा की एक वेवलेंथ है, ये अपने मन में रख लो। टी क्या टेम्परेचर है, यहाँ पर बी क्या हमारा वीन्स कांस्टेंट है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बड़ा आसान आपके लिए, इसका डिमेंशन फार्मूला कुछ भी नहीं है। लेंथ का आ गया हमारे पास एल, ये हमारे पास टी का क्या आ गया, के आ गया। तो क्या हमने देखा, एम 0 है, एल 1 है, टी 0 है। अब ये टेंशन है मत लेना, ये टेम्परेचर, अब ये टी फॉर टाइम है और टेम्परेचर की हम क्या ले रहे हैं, के। तो के 1 आ गया से, तो दैट इज डिमेंशन फार्मूला ऑफ इसका वीन्स कांस्टेंट। ये भी बड़ा आसान। अब एक और सिंपल सा कर लें, अब ये सिंपल तो नहीं पर मैंने कह दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है इसका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। उसमें हमने क्या पढ़ा, तो डिफरेंट, एक तो आप ऐसे इक्वेशन कई बार पढ़ोगे, एक तो आपने एन आर टी पढ़ दी ना, ऐसे एक और इक्वेशन बन जाती है के बी, इसे मैं शो कर दूँ अगर के से, कई बार के से लिखा होता है, कई बुक्स है के और पैर में बी डाल देते हैं, मुझे याद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात कहना है, के बी एन टी ऐसे भी कह देते कई बार, राइट। तो के बी एन टी भी लिखा होगा, सॉरी यहाँ पर वो कैपिटल एन डाल देते हैं ना, नंबर कर दे, ऐसे भी कई बार पढ़ लेते हैं आप, के बी एन टी, ठीक है। सो ये एक नंबर है हमारे पास, वहीं पर गैस पर ये पी प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर लोगे, के बी कितना आ गया, पी वी एन टी, ठीक है डल। तो आप इसका अगर फाइंड आउट करोगे के बी, तो प्रेशर क्या, वही M1 L -1 T -2, जिनको नहीं याद आ रहा टेंशन नहीं, फिर देखा ये फोर्स आ गया और ये नीचे क्या एरिया आ गया, फोर्स वाइनट एरिया प्रेशर होता हमारा। तो M1 L -1 T -2 जल्दी से चेक कर लेना आपने। अब ये क्या यहाँ से आ गया L3, ये एक नंबर है, इसकी डिमेंशन कोई नहीं, यहाँ पर क्या T आ गया, उसको K लिखना हमने। तो क्या बन गया हमारा M1 L2 -1 + 3 2 T -2 है, K -1 आ गया हमारे पास। तो ऐसे ही कर सकते हैं ना। कई बार पढ़ेंगे एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की ऐसे भी लिखी होती है 3/2 kBT, वही बात आ गई यहाँ से है ना हमारे पास। तो क्या देखो हमने kBT आप ऐसे लिख सकते हो, क्या आ गया E/3/2 और T। तो ये तो नंबर है 3/2, तो क्या लिखोगे यहाँ पर एनर्जी M1 L T -2, अगर ऐसा रिलेशन याद है तो यहाँ पर किया आ गया। तो क्या होना था यहाँ पर M1 L2 T -2 K -1 आ गया भाई। तो चाहे ऐसे ही कर लो चाहे ऐसे कर लो। कई बार देखा, कई बार ऐसे लिखा था कि के बी क्या है
R/n ऐसे, ये एवोगैड्रो नंबर ऐसे डिवाइड करते हैं ना, एन नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या उसके वहाँ से भी हमारे पास ये आ सकता है ना। चलो हम इतना रिलेशन नहीं याद रखने हमने, ऐसे सिंपल कोई भी इनमें से आपको जो आसान लगता है वो कर लो। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है बट उनकी डिमेंशंस है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास आ सकते हैं। ज़्यादा चांस ग्रेविटेशन कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट के आने के होते हैं, बिकॉज हमने आपको टेम्परेचर के बारे में डिमेंशंस नहीं बता रहे अभी। तो फिर भी आप इनको याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहीं बाद में पढ़ोगे आप चैप्टर्स को, वहाँ पर आपको वो कह सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।